नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अर्निंग सीजन जोरों शोरों से चल रहा है। कंपनियां बैक टू बैक अपने Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स निकाल रही हैं और अब तक मेरे पोर्टफोलियो के तो 80-90% स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। हम यहाँ यूट्यूब पर आपके लिए भी हफ्ता 10 दिन से अच्छे अच्छे बिजनेसेस ला रहे हैं जिनके रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं। ये Q2 FY26 सीरीज की चौथी वीडियो होगी और इसमें हम आज फिर 5 नए बिजनेसेस स्टडी कर रहे होंगे, स्मॉल कैप बिजनेसेस जिनके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। परंपरा अनुसार हम इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे, इनके रिजल्ट्स देखेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका भविष्य कैसा दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला बिज़नेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइमैक्स ग्रुप। ये 1 साल से ज़्यादा से हमारा पोर्टफोलियो बिज़नेस रहा है। आपने टाइमैक्स के बारे में सुना ही होगा। ये घड़ियाँ बनाकर बेचते हैं। इनकी एक खुद की ब्रांड है टाइमैक्स और इसके अलावा ये अन्य लग्ज़री ब्रांड्स जैसे कि वर्साचे, गेस, फिलिपीन, एडिडास वगैरह की भी घड़ियाँ इंडिया में लाइसेंस बेसिस पर बेचते हैं। टाइमैक्स भारत में हो रहे प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक वो लोग जिनकी आय 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, उनकी गिनती 13% के रेट से बढ़ रही है। लोगों की इनकम्स बढ़ने पर क्या होता है कि वो प्रीमियम एक्सपीरियंसेस प्रेफ़र करने लगते हैं कि भले पैसा ज़्यादा चला जाए, पर एक्सपीरियंस थोड़ा-सा प्रीमियम सा या लग्ज़री एक्सपीरियंस मिले। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि टाइमैक्स को इस प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा? आप देखो कि भले स्मार्ट वॉचेज़ ट्रेंड में हैं, पर जब इंसान के पास पैसा आता है, तो वो सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल की कर रहा है और अच्छे कपड़ों, घड़ियों पर खर्च करता है जाके। एनालॉग वॉचेज़ माने कि डायल और सुई वाली घड़ियाँ लेता है जाके। इस सब के बीच मैं देख रहा था सोमवार को जब टाइटन के रिज़ल्ट्स आए थे, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी एनालॉग वॉचेज़ की सेल्स पिछले साल से 17% बढ़ी हैं, जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ ही 12% है। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमारे लिए। इनके रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। जुलाई से सितंबर के महीनों में इनकी सेल्स 40% बढ़ी हैं और एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट तीनों में बढ़िया 70-71% ग्रोथ देखने को मिली है। Q1 में टाइमैक्स ने 15 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जो इस क्वार्टर बढ़ के 30 करोड़ रुपए हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिज़नेस को अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिली है। अगर आपको घड़ियों का शौक होगा, तो आपको पता होगा कि टाइमैक्स ना आपकी अफोर्डेबल रेंज की ब्रांड है। ये 3000 रुपए से शुरू होती है और 25-30 हज़ार रुपए तक जाती है। इनकी टाइमैक्स ब्रांड में अच्छी ग्रोथ आ रही है। टाइमैक्स की सेल्स 52% बढ़ी हैं। बाकी ये टाइमैक्स के साथ-साथ प्रीमियम वॉचेस पर भी काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने गेस, जीसी, फिलिपीन जैसे मशहूर लग्जरी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप्स करी हैं और सेल्स बढ़ाने के लिए ये सारे ट्रेड चैनल्स पर काम कर रहे हैं। ई-कॉमर्स जिसमें आपके मिंत्रा, अमेज़न वगैरह आ जाते हैं, उसमें अच्छी 53% ग्रोथ आई है। इसके अलावा इन्होंने अपना डिफेंस कैंटीन बिज़नेस काफ़ी ग्रो किया है। पिछले 1 साल में इन्होंने अपना डिफेंस कैंटीन्स का नेटवर्क 440 से 35% ग्रो करके 595 कर लिया है। टाइमैक्स हाल ही में थोड़ा रैली किया था, इसलिए हम इनका वैल्यूएशन भी कर लेते हैं। अप्रैल से सितंबर के महीनों में आप देखोगे टाइमैक्स 413 करोड़ की सेल पर 45 करोड़ रुपए मुनाफा ला चुका है। इनका H1 और H2 बराबर ही रहता है लगभग, तो हम H2 में भी वही 400 से 415 करोड़ सेल का अंदाज़ा लेकर चल सकते हैं। ऐसे में इनकी साल भर की सेल्स 800 करोड़ के आसपास रह सकती हैं। Q1 में कंपनी की एबिटा मार्जिन 13% थी, जो Q2 में 17.5% हो गई। तो एवरेज होके H1 की एबिटा मार्जिन 15.7% बनती है। इसलिए मेरी समझ से H2 में अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो भले स्क्रीनर अभी आपको 70 का पीई दिखा रहा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी लो मार्जिन्स पर थी और कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं थे। पर इस साल के अंदाज़न मुनाफे पर टाइमैक्स अभी आपको 45 के फॉरवर्ड पीई पर मिल रहा है, जो कि एक 40 से 45% रेट से ग्रो कर रहे बिज़नेस के लिए ना बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। आप ब्रांडेड प्लेयर्स में देख लो या एफएमसीजी का आप उदाहरण ले लो, ऐसे ग्रोथ रेट्स पर ऐसी वैल्यूएशन आपको कहीं नहीं मिलेगी और प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट तो अभी बस शुरू हुआ है। इस बिज़नेस का काफ़ी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। कई बारी होता क्या है ना कि लोग ऐसे ही बिज़नेस के मार्जिन्स या ग्रोथ समझते नहीं हैं और फिर ऊपर-ऊपर से स्क्रीनर पर पी देखकर बोल देते हैं कि फलाना-फलाना स्टॉक तो ओवर वैल्यूड है। पर बाद में वो बिज़नेस हाईज़ पे हाईज़ बनाता जाता है और जब तक उनको स्क्रीनर का पी समझ आता है,
तब तक वो बिज़नेस की कहानी पूरी हो चुकी होती है। इस वजह से बिज़नेस में हो क्या रहा है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ स्क्रीनर या पीई देख के आप अपने कॉल्स नहीं ले सकते हो। अगला बिज़नेस जो हम कवर करेंगे वो है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेज़। विंटेज को भी हम काफ़ी समय से अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में ट्रैक करते आए हैं और अभी इसमें हाल ही में फंड-रेज़ हुआ था। तब हमने इस बिज़नेस को अपने यूट्यूब चैनल पर भी कवर किया था। विंटेज ने 216 करोड़ की फंडिंग उठाई थी, जिसमें कई एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने निवेश किया है। इसलिए आप देखोगे एफआईआई होल्डिंग 3.9% से बढ़कर 5.3% हो गई है और डीआईआईज़ की होल्डिंग भी 2.6% से 6.3% हो गई है। इनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो इसे जल्दी से हम लोग फिर से देख लेते हैं। विंटेज एक एफएमसीजी कंपनी है और जैसे आपको नाम से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कॉफ़ी के बिज़नेस में होंगे। तो विंटेज एक बी टू बी प्लेयर है, मतलब कि ये अन्य ब्रांड्स या कंपनीज़ के लिए कॉफ़ी बनाते हैं। ये मेनली एक्सपोर्ट फ़ोकस्ड हैं। भारत से इनकी बस 10 से 15% सेल्स आती हैं। साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, यूरोप, अफ्रीका वगैरह इनके फ़िलहाल मेन मार्केट्स हैं और भविष्य में ग्रोथ के लिए ये यूएसए, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपैंड कर रहे होंगे। इनके Q2 माने कि इन जुलाई से सितंबर महीनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं और मैनेजमेंट ने ना पहली बार इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की है। तो जब कोई कंपनी पहली दफ़ा कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है इन्वेस्टर कम्युनिटी को। इसलिए अगर आपने विंटेज पर हमारी पहले की वीडियोज़ भी देख रखी हैं, फिर भी आप ये कवरेज फिर से सुनना, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने कई इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। अब रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल्स पिछले साल से 90% बढ़कर इस क्वार्टर 136 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल से 120% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट में 137% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं। मुझे ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी कि कंपनी इस क्वार्टर कुछ ग्रोथ ला पाएगी, क्योंकि आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर्स में इनकी सेल लगभग उसी 100 से 105 करोड़ की रेंज में थी। ये पहले ही 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहे थे और जो नया प्लांट है, वो आने वाले मार्च में शुरू होना है। पर Q2 में सेल सीधा 136 करोड़ आई हैं और इसके पीछे का कारण क्या है कि मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर प्लांट का मेंटेनेंस किया था, उस वजह से प्रोडक्शन कम था। इस क्वार्टर ये 1650 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी पर पहुंच गए हैं। इनके पास अभी 6500 मेट्रिक टन्स की स्प्रे ड्राइड और एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑपरेशनल है और ये 4500 मेट्रिक टन्स की और कैपेसिटी ला रहे होंगे, जो आने वाले मार्च 2026 मतलब इसी अगले साल में चालू हो जाएगी। इससे इनकी प्रोडक्शन क्षमता 70% बढ़ के 6500 मेट्रिक टन से 11000 मेट्रिक टन पहुंच जाएगी। इस पर मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि वो पहले ही महीने में प्रोडक्शन बढ़ाकर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-80% पर ले जाएंगे और फिर दूसरे तीसरे महीने में 100% यूटिलाइजेशन पर चलने लगेंगे। फिर इसके आगे यानी कि अगले साल के लिए भी कंपनी अभी से प्लान कर रही है। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है विंटेज में कि मैनेजमेंट बहुत लॉन्ग टर्म माइंडेड है। ये 5000 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी और ला रहे हैं फ्यूचर में और ये कैपेसिटी इनकी फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की होगी। यहाँ इन्हें बेहतर मार्जिन्स मिल रहे होंगे। तो आगे चल के विंटेज में मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा होगा। यानी कि देखिए अभी कंपनी 6500 टन्स पर है, 4500 टन्स कैपेसिटी मार्च 2026 तक आएगी, तो फिर 11000 टन्स कैपेसिटी हो गई, ये आपकी 70% ग्रोथ बनी। फिर इसके ऊपर 5000 टन्स और 43% बढ़ोतरी और होगी। ये प्लांट मार्च 2027 तक पूरा होगा और फिर टोटल कैपेसिटी 16000 मेट्रिक टन्स पर एनम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात करें तो अगले 3 से 4 सालों में इनका 20000 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी करने का टारगेट है। तो हमें अगले 2 से 3 सालों तक काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है विंटेज में 40 से 50% ग्रोथ की। कॉन कॉल में किसी ने प्रमोटर शेयर होल्डिंग पर भी सवाल पूछा था कि उनकी शेयर होल्डिंग कम होती आई है। इस पर मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कंपनी पैसे उठाती आई है इक्विटी रेस करके। इस वजह से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हुई है और वो कम होती गई है। पर फ्रीज ड्राइड प्लांट के लिए आगे जो भी पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए ये लोग लोन ले रहे होंगे। अब इक्विटी फंडरेज नहीं होगा, इसलिए फिर प्रमोटर शेयर होल्डिंग आगे चल के अब स्टेबल रहेगी। तो विंटेज कॉफ़ी भी एक अच्छा एफएमसीजी बिजनेस है, जिसे आपको खुद से एक बारी देखना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत अच्छा है अभी और इसके जो अभी सीईओ हैं सी जवाहर, उन्होंने 24 साल टाटा कॉफ़ी में काम किया है। तो मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी अच्छा है और वो अच्छे से कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और समझनी है कि अच्छे रिजल्ट्स देखकर बिजनेस में एंट्री ले लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 महीने 6 महीने बाद ये बिजनेसेस अच्छे रहेंगे या नहीं, उसके लिए आपको इन बिजनेसेस के रिजल्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो, उसमें अगर नेगेटिव न्यूज़ आई या बिजनेस में ग्रोथ धीमी हुई,
तो बिना सोचे आपको उस कंपनी से निकलना भी पड़ेगा। एग्जिट पॉइंट समझना एंट्री पॉइंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए, वरना आपके लॉसेस जो हैं वो बढ़ते जाएँगे, या अगर आप प्रॉफिट्स में हो और आपने टाइमली एग्जिट नहीं लिया, आप देखोगे आप सारे प्रॉफिट्स खो दोगे। और मार्केट की सारी कंपनियाँ नहीं, कम से कम आपको अपने पोर्टफोलियो के बिज़नेसेस को तो ट्रैक करते रहना चाहिए। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कब कौन-सी खराब चीज़ हो गई किसी कंपनी में, और पता भी चल जाए तो ये समझ नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। तो हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज पर ध्यान रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको मंथली रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको महीने का रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप ये कम्युनिटी जॉइन करने में इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं, तो तीसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो भी प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट का बेनिफिशियरी है। कंपनी का नाम है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और ये अल्कोहल सेक्टर से है। ऑफिसर्स चॉइस और स्टर्लिंग रिजर्व एलाइड के 2 मशहूर विस्की ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मे बी आपने सुना होगा। इसके अलावा इन्होंने 2 साल पहले आइकॉनिक विस्की लॉन्च करी थी जो काफ़ी हिट हुई और इनके लिए अच्छी ग्रोथ लाई। एलाइड ने अपने सुपर प्रीमियम से लग्जरी पोर्टफोलियो में कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आप देखोगे इनकी मास मार्केट से सेमी प्रीमियम की रेंज ₹850 से ₹1050 के बीच है। इनकी सुपर प्रीमियम की रेंज ₹2400 से स्टार्ट होती है, जो फिर ₹5300 तक जा रही है पर बॉटल, जिसमें इन्होंने रशियन स्टैंडर्ड वोडका, ज़ोया जिन, वुडबर्न्स विस्की जैसे कई नए लॉन्चेस किए हैं जो अभी अच्छा कर रहे हैं। एलाइड में इनका ये प्रीमियम अल्कोहल्स का पोर्टफोलियो ही हमारे लिए ट्रिगर है। महंगी अल्कोहल्स में 40% तक की ग्रॉस मार्जिन होती है। इनमें बस 1% वॉल्यूम ग्रोथ भी 10% सेल्स ग्रोथ के बराबर है। हो क्या रहा है कि अल्कोहल्स में आपका जो रेगुलर अल्कोहल मार्केट है, उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रही है, पर प्रीमियम महंगी अल्कोहल्स का मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा है। और रैडिको और पिकाडिली इसके 2 बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, जिनमें ये प्रीमियमाइज़ेशन शिफ्ट की वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। और अभी ये सेम प्लेबुक हमें एलाइड ब्लेंडर्स में देखने को मिल रही है। आप देखोगे प्रीमियम अल्कोहल्स का इनके बिज़नेस में सेल्स वाइज़ 50% और वॉल्यूम वाइज़ 40% कंट्रीब्यूशन हो गया है। प्रीमियम सेगमेंट में 31% सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, पर मास प्रीमियम माने कि रेगुलर लिकर में 5% की डिग्रोथ थी। महाराष्ट्र में पॉलिसी चेंजेस हुए थे, जिसका फर्क पड़ा है। अल्कोहल बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर हो जाता है आपका और स्टेट्स अपने-अपने लॉज रख सकती हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की वजह से थोड़ा डिसरप्शन था महाराष्ट्र में, पर प्रीमियम सेगमेंट में 31% की ग्रोथ है और ये इनके रिजल्ट्स की हाइलाइट है। इसलिए आप देखोगे कि भले सेल्स पिछले साल से बस 14.5% बढ़ी हैं, पर नेट प्रॉफिट पिछले साल से 32% बढ़ा है। और प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट की वजह से एबिटा मार्जिन 12.1% से 13.1% हो गई है। एबीडी का कंसोलिडेटेड लेवल पर मिड टीन्स यानी कि 14 से 16% सेल्स ग्रोथ लाने का टारगेट है। तो ये जो नंबर्स हैं ये विद इन गाइडेंस ही हैं। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा तैयार हो गया है और अब ये मार्केटिंग के लिए श्रेयस अय्यर और रणवीर सिंह को लेकर आए हैं। यहाँ से कंपनी का पूरा फोकस अभी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पर रहेगा। इसके अलावा ये अपनी ईएनए, मॉल्ट और पेट बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 525 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे हैं। ईएनए एक तरह से अल्कोहल कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल होता है, तो ये कैपेसिटी आने से इनके मार्जिन्स बेहतर होंगे, आगे चल के मार्जिन्स बढ़ेंगे। ये अभी ईएनए बाहर से सोर्स करते हैं। अभी एलाइड की एबिटा मार्जिन 13.1% के आसपास है और इनका टारगेट है कि ये इसे बढ़ाकर FY 28 तक 17% से ऊपर कर ले जाएंगे। ये जो 4% का मार्जिन इंप्रूवमेंट है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी बूस्ट करेगा। यहाँ पे 2% के आसपास कंट्रीब्यूशन इंग्लैंड के साथ हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी रहेगा। उससे हुआ क्या है कि भारत में ना आपकी स्कॉच विस्की सस्ती हो गई है और ये स्कॉच विस्की महंगी अल्कोहल्स में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो हमें Q4 से देखने को मिलेगा। अभी इनका ROCE 17% के आसपास है, जो इनका
23 से 25% करने का टारगेट रहेगा। तो मोटा-मोटी अगर हम एबीडी में 15% सेल्स ग्रोथ और साथ में 4 से 5% मार्जिन एक्सपेंशन लेके चलें, तो हमें इनकी बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट में आराम से 30% से ज़्यादा की सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एबीडी भी एक बहुत अच्छा प्रीमियम बेट है, जिसे आप खुद से एक बारी स्टडी कर सकते हैं। एलाइड के बाद अगला बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है ब्लैकबक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिज़नेस मॉडल है और इसको हम पहली बार सिंपली स्टॉक्स चैनल पर कवर कर रहे होंगे। ये कंपनी ट्रक ओनर्स या ऑपरेटर्स के लिए टेक प्लेटफॉर्म चलाती है। ये कई सारी सर्विसेज देते हैं, पर हम लोग अगर ब्रॉडली इनके बिजनेस को देखें तो इनके दो मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एक है इनका कोर बिजनेस और दूसरा है ग्रोथ बिजनेस। ये थोड़ा सा अलग सा मॉडल है, इसलिए हम लोग ब्लैकबक को समझने से पहले हम लोग सेक्टर को समझेंगे, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर हम लोग वापस से इनकी सर्विसेज पर आएंगे। आप जानते ही होंगे कि ये जो ट्रकिंग या लॉजिस्टिक्स एक काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। देश भर में कई छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं, जो ऑन एन एवरेज 4, 5, 6 या 7 ट्रक्स की ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाते हैं। जैसे आपके जान-पहचान में ही कोई होगा। पर इस बिज़नेस में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ट्रक ड्राइवर होता है या जो ट्रक में स्टाफ लगता है या हेल्पर या क्लीनर लगता है, वो लोग एकदम अनऑर्गेनाइज्ड स्टाफ रहते हैं। आप उनसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन या प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो वो अक्सर बताता रहता है कि कई बारी ड्राइवर क्या करते हैं कि टाइम से डिलीवरी नहीं करते हैं। कहीं रास्ते में ढाबे पर रुक जाएँगे और बोल देंगे कि जाम लगा हुआ है या ट्रक में कुछ बिगड़ गया है। ऐसे ही फ्यूल स्टेशन पर ज़्यादा का बिल कटवा के डीज़ल भरवाएँगे और फिर पैसे की चोरी कर लेंगे या डीज़ल ही टैंकर से निकाल के बेच देंगे। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं ट्रकिंग में, जो ओनर्स को झेलनी पड़ती हैं, और इन्हीं के सॉल्यूशन के लिए ब्लैकबक सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये टोलिंग और फास्टैग रिलेटेड सेवाएँ देते हैं। ये जीपीएस और ट्रैकिंग भी ऑफर करते हैं कि अगर आप एक ट्रक ओनर हो, तो आप अपने घर बैठे हुए देख सकते हो कि ड्राइवर सही रूट पर जा रहा है कि नहीं, जहाँ से उसको माल उठाना था, और जहाँ डिलीवर करना था, वही जायज़ रास्ता वो ले रहा है कि नहीं। इसके अलावा ब्लैकबक में फ्यूल कार्ड्स भी हैं कि जितने रुपए आपने दिए, उतने का ही डीज़ल जाएगा ट्रक में। बीच में ना ट्रक ड्राइवर पंप स्टाफ के साथ मिलकर कुछ धांधली नहीं कर पाएगा। और आगे फिर डीज़ल की चोरी रोकने के लिए ट्रक से इन्होंने फ्यूल सेंसर्स भी लाए हैं, जिसमें पता चलता रहता है कि ट्रक में फ्यूल का लेवल कितना है। तो ये हो गए इनके कोर बिज़नेसेस, जहाँ से अभी इनकी लगभग 80% के आसपास सेल्स आती हैं। फिर इनके ग्रोथ बिज़नेसेस भी हैं, जो इन्होंने हाल ही में शुरू किए हैं। इसमें एक है सुपर लोड्स का बिज़नेस। सुपर लोड्स में क्या होता है कि एक तो आपका रेगुलर माल होता है, जो साधारण ट्रक से आप मूव कर सकते हो। फिर दूसरा होता है बल्कि भारी सामान के लिए, जिसके लिए आपको ट्रेलर्स या 6 या 9 एक्सल वाले बड़े-बड़े, लंबे-लंबे ट्रक्स चाहिए होते हैं। मान लो आपको कई सारी कार्स मूव करनी है, या जैसे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन में आपने ऐसे पियर कैप बड़े से पार्ट्स देखे होंगे, जो बहुत लंबे-लंबे ट्रक्स पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये काम ना आपका रेगुलर ट्रक नहीं कर पाएगा। और अब ये क्योंकि मटेरियल बहुत हेवी होता है, इतना बड़ा ट्रक होता है, तो उसके लिए आपको अलग से किसी एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जिनके पास परमिट होगा इतने बड़े और हेवी ट्रक्स चलाने का। इसके अलावा एजेंसी ढूँढने के बाद अलग से आरटीओ से परमिट लेना पड़ता है कि आप सामान मूव कर पाओ। तो ये सेगमेंट भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहा है, पर ब्लैकबक अब इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट मूव करना है, तो ब्लैकबक सब ऑर्गेनाइज़ करके आपको देगा। इसके अलावा इनका क्लासिफाइड्स का भी बिज़नेस है, जिसमें आप ऑनलाइन गए, आपने देखा कि ये 4-5 ऑपरेटर्स हैं, सबके रेट्स आपने मिलाए और एक फाइनल कर लिया। तो क्लासिफाइड्स में ये ट्रक ऑपरेटर्स को उन लोगों से, उन कंपनियों से कनेक्ट करवाते हैं, जिनको अपना सामान मूव कराना है। तो ये सुपर लोड्स और क्लासिफाइड्स इनके ग्रोथ बिज़नेसेस हो गए। इनका सेल्स में कंट्रीब्यूशन अभी कम है, 20% के आसपास, पर यहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। इनका जो कोर बिज़नेस है, वो 1 साल में 37% बढ़ा है, और ग्रोथ बिज़नेसेस में छोटे बेस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग 226% की अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। इसलिए इनकी टोटल सेल्स ग्रोथ 53% बनती है। कंपनी ने इस क्वार्टर 29 करोड़ का मुनाफा कमाया है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस बिज़नेस को ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है और मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। मार्जिन एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी या प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस में बहुत स्पीड से होता है। होता क्या है कि देखिए, प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, वो आपके वन टाइम होते हैं। थोड़ा अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का खर्चा रहता है, पर जिस स्पीड से फिर आपकी आगे चल के सेल्स बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी कॉस्ट आपकी उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगी। ऐसे में मार्जिन्स बहुत स्पीड से एक्सपैंड करेंगे। ये एक ग्राफ ब्लैकबक की ऑपरेटिंग लेवरेज स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से दिखाता है। आप देखोगे कि कैसे लगातार इनकी एबिटा मार्जिन बढ़ती आई है, और Q2 में 31.5% हो गई है। इधर आप H1 की पिछले 3 सालों की एबिटा मार्जिन कंपेयर कर सकते हो।
FY24 में -16.5% मार्जिन थी। FY25 में वो 16.5% हुई पॉजिटिव और इस साल सीधा 36.5% हो गई है। इस बिज़नेस को बहुत अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसके अलावा अन्य जो सब बाकी मैट्रिक्स हैं इनके प्लेटफ़ॉर्म के लिए कि कितने ऑपरेटर्स आ रहे हैं, वो कितनी सेवाएँ ले रहे हैं, कितनी पेमेंट्स कर रहे हैं, इन सब नंबर्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। तो ब्लैकबक आपका एक बहुत तेज़ ग्रो कर रहा यूनिक प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, जिसे आप खुद से देख सकते हो, इसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा स्कोप है। 5वां और आखिरी बिज़नेस जिसे हम लोग स्टडी करेंगे, वो है फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़, जिसे कई लोग फेडफीना भी बोलते हैं। ये फेडरल बैंक की सब्सिडियरी है और ये एक एनबीएफसी है, माने कि फेडफीना लोन्स देने के बिज़नेस में है। ये 2 तरह के लोन्स में स्पेशलाइज़ करते हैं, मॉर्गेज लोन्स और गोल्ड लोन्स। मॉर्गेज लोन्स में आपको पैसा चाहिए, तो आप जाके बैंक के पास या एनबीएफसी के पास कोई ज़मीन या अपना घर गिरवी रखते हो। गोल्ड लोन्स में आप सोना गिरवी रखते हो। तो ये इनके 2 लोन सेगमेंट्स हैं। इनका मॉर्गेज लोन्स का सेगमेंट भी ज़्यादातर एमएसएमईज़ यानी कि छोटे बिज़नेसेस की तरफ फ़ोकस्ड है। इनमें ज़्यादातर वो कस्टमर्स आते हैं, जो अपने बिज़नेस वगैरह के लिए ज़मीन या घर गिरवी रख के लोन्स ले रहे हैं। इनका ना पहले एक अनसिक्योर्ड माने कि बिना कोलेटरल वाले बिज़नेस लोन्स का भी सेगमेंट हुआ करता था, पर वहाँ पे कई दिक्कतें आईं और फिर उन्होंने वो पूरा स्केल डाउन करके लगभग खत्म ही कर दिया। फेडफीना आपका अनसिक्योर्ड लोन से पूरा सिक्योर्ड लोन्स पर शिफ्ट कर गया है। फंडामेंटल लेवल्स पर अभी भी कई चीज़ें इनका मैनेजमेंट फिक्स कर रहा है। ये ट्रांजिशन फेज़ में है, इसलिए आपको इसे एक परफेक्ट एनबीएफसी के नज़रिए से नहीं देखना है। आपको यहाँ ये देखना है कि चीज़ें डायरेक्शनली ठीक हो रही हैं या नहीं। मॉर्गेज लोन्स में भी ये 2 तरह के लोन्स देते हैं। एक है ये छोटे साइज़ के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या हाउसिंग लोन्स, जो 10 से 20 लाख रुपए की रेंज के होते हैं। दूसरा है मीडियम टिकट साइज़ के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो 60 लाख रुपए के आसपास रहते हैं। फेडफीना की देश भर में लगभग 700 ब्रांचेज़ हो गई हैं, जिनमें ज़्यादातर इनकी गोल्ड लोन की ब्रांचेज़ हैं, 550 के आसपास और 150 के आसपास प्रॉपर्टी लोन्स की हैं। इनकी जियोग्राफिकल प्रेज़ेंस की बात करें, तो फेडफीना मेनली आपका दक्षिण और पश्चिम भारत में ज़्यादा है। अब देखिए हुआ क्या है कि गोल्ड प्राइसेज़ बढ़ने की वजह से गोल्ड लोन्स की भी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सोने के रेट्स बढ़ने से होता क्या है कि कस्टमर आपका सोने की उतनी ही क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे का लोन ले पाता है और इधर बैंक या एनबीएफसी भी ज़्यादा लोन देकर ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा पाता है। आरबीआई के डेटा के हिसाब से गोल्ड लोन्स की डिमांड पिछले साल से 122% ग्रो हुई है, या कहने को ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है। मतलब गोल्ड लेंडिंग सेक्टर में बहुत तेज़ ग्रोथ आ रही है। बाकी दाम बढ़ने से लेंडर्स के लोन टू वैल्यू रेशियोज़ भी बेहतर हो गए हैं, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब कि अगर आपने मानो ₹100 का सोना गिरवी रखा है, तो बैंक या एनबीएफसी आपको ₹80 का लोन दे सकता है। एक और बेनिफिट जो गोल्ड लेंडर्स को मिला है कि आरबीआई अनसिक्योर्ड लेंडिंग माने कि आपके बिना कोलेटरल वाले लोन्स पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। पिछले 1 डेढ़ साल में माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लेंडिंग में बहुत ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़े हैं। इसलिए सेक्टर में रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कई चेक्स और स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं। ऐसे में ना पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स की डिमांड कम हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये खुद अभी अनसिक्योर्ड लोन्स का बिज़नेस स्केल डाउन कर दिए हैं और गोल्ड बैक्ड लोन्स की डिमांड इस वजह से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को किसी न किसी वजह के लिए पैसा तो चाहिए ही। अब बिना कोलेटरल के लोन तो मिलेगा नहीं, तो अगला ऑप्शन सोना गिरवी रखने का बचता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो हम जल्दी से फेडफीना के रिजल्ट्स पर आ जाते हैं। इनका ब्रांच नेटवर्क आप देखोगे, पिछले 1 साल में 5% ग्रो किया है और डिसबर्समेंट्स माने कि कंपनी नए लोन्स कितने दे रही है, ये संख्या पिछले साल से 37% बढ़ी है। एयूएम यानी टोटल कितना पैसा लोन्स पर दिया गया है, ये संख्या 13.5% बढ़ी है। एयूएम ग्रोथ ना आपको देखने में कम लगेगी, पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स का सेगमेंट स्केल डाउन किया है, इस वजह से ये ग्रोथ आपको कम दिख रही है। वरना अगर हम उसका इम्पैक्ट हटा दें, तो एयूएम बढ़िया 28% ग्रो किया है। टोटल इंटरेस्ट इनकम 3.3% बढ़ी है और नेट प्रॉफिट में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। एनपीएज में थोड़ा बहुत मूवमेंट है, पर वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं फिर से आपको स्ट्रेस करूंगा कि आपको बिजनेस की डायरेक्शन देखनी है। इसलिए आप इस स्क्रीनशॉट में नोटिस कर पा रहे होगे कि कैसे इन्होंने 1 साल में बिजनेस लोन्स का सेगमेंट 1900 करोड़ से सीधा कम करके 375 करोड़ रुपए कर दिया है। मॉर्गेज लोन में 22% की ग्रोथ है। यहाँ मेन ट्रिगर है इनका ये गोल्ड लोन का सेगमेंट, जिसने 36% की एयूएम ग्रोथ रिकॉर्ड की है। गोल्ड लोन का टोटल एयूएम में 40% शेयर हो गया है। गोल्ड लोन का अब अच्छा खासा शेयर है, तो आगे ग्रोथ रेट्स बेहतर हो रहे होंगे फेडफीना में। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अगली वीडियो में हम किन 4-5 कंपनियों के रिजल्ट्स एनालिसिस लेकर आएँ। जो नाम सबसे ज़्यादा रिपीट होंगे,
हम उनको स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोस फ्री में लाते रहें। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।